हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन डिटेल्स बाय सुब्रत। इस टॉपिक में हम लोग आज कवर करेंगे ये वीज़ा प्रोसेस जब अप्लाई करोगे उसका पार्ट 2। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हो गया आपका पॉइंट बेस्ड, जैसे कि आपको बताइए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। आपको पॉइंट उतना एलिजिबल हो रहा है कि नहीं, 65+ पॉइंट्स हो रहा है कि नहीं, और आपका ये ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो वो तो ऑब्वियसली अलग प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको 65 पॉइंट स्कोर करने का, या तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम थ्रू से, मतलब आपको वो ऑक्यूपेशन लिस्ट थ्रू से जाने का। आपको सिंपल बेसिक इंग्लिश आपको होना चाहिए। हम लोग पहले ये वाला पार्ट कवर कर लिए थे कि हम लोग का ऑक्यूपेशन लिस्ट में स्किल है कि नहीं और 65 पॉइंट्स एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप स्टूडेंट्स हो, ये जिसकी बताया मैंने, स्टूडेंट्स के लिए ये एक पूरा डिफरेंट प्रोसीजर है। इसमें चलो मैं स्टूडेंट्स के लिए पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे दिखाया था कि वीज़ा लिस्ट, ठीक है। अगर आप स्टडिंग के लिए हो, मतलब ऑफिस स्टूडेंट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करोगे, इधर क्लिक करोगे, आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है, ठीक है। आप एक सर्टेन एज होना चाहिए, स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए, या तो स्कूल स्टूडेंट मतलब स्कूल से पास आउट होना चाहिए। फिर आप जब एनरोल करोगे कोई कोर्स पे तो ये देख सकते हो कौन सा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। फिर ये मीट इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट मतलब ये हो गया बेसिक इंग्लिश होता है, ठीक है। आप मिनिमम पास होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये आपका है। जैसे कि IELTS एग्ज़ाम हो गया, आपका TOEFL हो गया, फिर ये कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट हो गया, फिर ये PT हो गया। ये सारे स्कोर्स आपको दिख सकते हैं। मिनिमम स्कोर कितना रखना चाहिए, 5.5, अगर ये दे रहे हो तो 46, अगर ये दे रहे हो तो 162, अगर ये दे रहे हो तो 42। तो ये मिनिमम इंग्लिश आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारा डिटेल है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको होना चाहिए, एनफ मनी होना चाहिए स्टे के लिए, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्थ रिक्वायरमेंट, ये सारे आप यहाँ देख सकते हो। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अगर स्टूडेंट हो तो। अगर आप किसी भी स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में आना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा, ऑब्वियसली जैसे बताया, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका वो ANG कोड होना चाहिए और आपको 65 पॉइंट्स एलिजिबल होना चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने कवर किया था, आप कैसे चेक करोगे 65 पॉइंट्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वो आप फिर से मैं डाल दूँगा आई लिंक पे, आप देख सकते हो वो वीडियो। फिर आपका हो गया ये सारे, जब हो गया फर्स्ट प्रोसेस, फिर आप जाओगे सेकेंड प्रोसेस में। क्या है, ये सबमिट करोगे EOI, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पेज में आ जाता हूँ, सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप EOI का प्रोसेस क्या है, आप EOI का प्रोसेस ये है कि आप स्टार्ट करोगे EOI, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर सेकंड करोगे, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालोगे, सबमिट करोगे। तो इसलिए यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, बिफोर यू बिगिन। जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्ट करने से पहले आपको देखो ऑक्यूपेशन है कि नहीं आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में। फिर आप चेक करो कि ये आप मीट कर रहे हो कि नहीं सारे पॉइंट्स, ठीक है। 65 पॉइंट्स प्लस हो रहा है कि नहीं, मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 65 पॉइंट्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तब जाके आप ये EOI सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और ये सबमिट कर सकते हो कौन सा, सब तक 189, 190, 491, मतलब ये स्किल वीज़ा के लिए। अगर जॉब करना चाहते हो, या इलेक्ट्रिशियन हो, हेयर ड्रेसर हो, नर्स हो, कोई भी हो, जॉब रिलेटेड हो, इसमें आता है। अगर आप विजिटर वीज़ा हो तो ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट वीज़ा थ्रू से भी आ रहे हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे दिखाया था आपको, ये जैसे कि फैमिली पार्टनर वीज़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया जैसे कि बहुत सारे चाइल्ड वीज़ा है, एजड पेरेंट वीज़ा है, तो इनके लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है ये EOI सबमिट करने के लिए। EOI सिर्फ सबमिट हम लोग करते हैं किसके लिए, जो यहाँ पर जॉब के लिए आ रहे हैं, वो कोई भी जॉब हो, IT रिलेटेड जॉब हो, नॉन IT रिलेटेड जॉब हो, या कोई भी जॉब हो, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, बैक इन इंडिया और बाकी कंट्री का पता नहीं, बैक इन इंडिया क्या होता है, जो हेयर ड्रेसर है, मतलब बार्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब नॉर्मल ऐसे बोलते हैं कि ये जॉब है। बट यहाँ पर वो सारे इधर टिपिकली स्किल माइग्रेशन के अंदर आता है। वो भी आपको अगर करना है उसके लिए भी अलग वीज़ा रहता है। तो जनरली वैसे आप EOI सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब EOI सबमिट करने से पहले आप देखोगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप जब सबमिट करोगे, आप खुद भी कर सकते हो, सेल्फ अप्लाई कर सकते हो, या कोई माइग्रेशन एजेंट होगा उसको पकड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जनरल रेफ़र करूँगा माइग्रेशन एजेंट के लिए जाओ, क्योंकि वो थोड़ा ऑब्वियसली चार्जेस लेते हैं, बट वो पूरा परफेक्ट हिसाब से वो आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि ये तो नॉर्मल सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, आप वेट करोगे। आपका लेट्स से आपका 75 पॉइंट्स हुआ है, 80 पॉइंट्स हुआ है, तो आप जब सबमिट करोगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें क्या होगा ना, वो हाँ यहाँ पर देख सकते हो जितने सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये आपको देख सकते हो अप्लाई करने से पहले, ठीक है, बिफोर यू अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने का जो भी है, जितने सारे है, सारी चीज़ें, अप्लाई फॉर द वीज़ा, फिर ये सारे चीज़ें जो भी है जब अप्लाई करोगे, उसके लिए क्या होता है ना,
कहीं भी अगर आप कुछ मिस कर दिए, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स में होता है, डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, वर्क एंड रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो, इसके अंदर भी आप देख सकते हो सी हाउ, ठीक है, यूटिलिटीज़ बिल, ये सारी चीज़ें आता है और बहुत मतलब डिटेल्सली ये चेक करते हैं। अगर कोई भी कुछ चीज़ मिस हुआ आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप ये जो है माइग्रेशन एजेंट थ्रू से जाओ, क्योंकि वो कभी मिस नहीं करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा मिस भी हो गया होगा आपसे, वो फिर से पूछेंगे, आपको अप्लाई करवाएंगे। अगर आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो, मे बी आप थोड़ा सा चार्जेस बचा दोगे, बट टाइम कितना जाएगा ये डिपेंड करता है। मतलब कहीं भी कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया, ठीक है, मतलब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और माइग्रेशन एजेंट के लिए फ़ायदा क्या होता है, उनको पता होता है कि कौन सा EY मतलब जैसे कि बताया मैंने, डिफरेंट स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास अभी 75 पॉइंट्स है, ठीक है, 75 पॉइंट्स में भी आप PR अप्लाई करने के लिए जाओगे, ठीक है, आपको मोस्टली मिलेगा नहीं, क्योंकि PR अप्लाई करने के लिए मिनिमम कंपटीशन अभी जो चल रहा है 95+ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 95+ है तब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सबमिट करोगे वो मेन PR के हिसाब से कर सकते हो। मेन PR मतलब आपका जो 190 वीज़ा रहता है, ठीक है, 189 या 190, हाँ 191 वीज़ा रहता है परमानेंट रेसिडेंस के लिए। अगर आप 75 पॉइंट्स में भी 191 अप्लाई करोगे तो मोस्टली क्या है ना, आपका एप्लीकेशन वो एक लॉन्ग क्यू में रह जाएगा और आपको मोस्टली मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हो चुका है, ठीक है। तो माइग्रेशन एजेंट क्या करता है, वो आपको सीधा बता देगा आपका पॉइंट हिसाब से कि आप मतलब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सबमिट करोगे ना, ये जो एक्सप्रेशन सबमिट करोगे, ये एक के लिए नहीं, आप 2, 3, 4 भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से आपको अप्लाई करना है न्यू साउथ वेल्स के लिए, लेट्स से आपको सिडनी जाना है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। विक्टोरिया में मेलबर्न है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास पॉइंट्स कम है तो आप रीजनल बेस्ड भी कर सकते हो। अब वो डिफरेंस क्या है वो मैं एक सेपरेट वीडियो पे बना के रखूँगा, नहीं तो फिर ये और लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो वैसे अप्लाई करोगे और सबमिट करोगे, फिर आप वेट करोगे कि आपका पॉइंट्स, लेट्स से 75 पॉइंट्स में आप अप्लाई कर रहे हो आपका रीजनल वीज़ा पे, जो कि चांसेस थोड़े हैं आने का, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेट आ रहा है। आप अप्लाई कर दिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, NSW, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर उसमें आपको जो भी पहला आएगा, ठीक है, वो कितना होता है, वो अप्रोक्स कुछ 60 डेज़ देते हैं, 60 डेज़ देते हैं टू सबमिट, मतलब फाइनल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब फिर लेट्स से आप अप्लाई किए हो, NSW के लिए भी अप्लाई किए हो, विक्टोरिया भी अप्लाई किए हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई किए हो, लेट्स से आपका विक्टोरिया आ गया पहले, बट आप वेट कर रहे हो कि न्यू साउथ वेल्स के लिए आप प्रायोरिटी दे के रखे हो, तो उसमें क्या कर सकते हो आप 60 डेज़ तक, मैक्स तो 60 डेज़ तो वेट नहीं करोगे, 50 डेज़ तक वेट करोगे। अगर न्यू साउथ वेल्स का नहीं आ रहा है तो आप इसमें जा सकते हो। इन केस अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे को यहाँ अप्लाई करना ही नहीं है विक्टोरिया के लिए, आप इसके लिए वेट करोगे, तो मे बी ये 60 डेज़ के अंदर ना आए। जैसे ही 60 डेज़ प्लस हो गया तो ये विक्टोरिया का जो भी आपको इन्विटेशन आया होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको वेट करना पड़ेगा NSW के लिए, वो फिर डिपेंड करता है वो आएगा कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आता है। जैसे कि मेन स्टेट आपका हो गया, जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मेन प्राइमरी स्टेट कौन सा है, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आता है सिडनी और होता है क्वींसलैंड जिसमें आता है ब्रिस्बेन और हो गया विक्टोरिया जो कि आता है मेलबर्न। तो ये 3 पे अगर अप्लाई कर रहे हो ये बहुत टफ होता है। अगर इसमें आपका 90+ पॉइंट्स है तब जाके थोड़ा आप उम्मीद लगा सकते हो। अगर 90 से कम है तो मोस्टली आपको डिफरेंट स्टेट में ही अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो वीज़ा फिर वो क्यू में चला जाता है, ठीक है। वो लगता है किसी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो इसीलिए मतलब मैं सजेस्ट ये करूँगा, कोई भी स्टेट में आ रहा है आप उसमें अप्लाई कर दो। फिर जैसे कि डिफरेंट स्टेट में क्या आया तो अब उसको रीजनल स्टेट में अब जैसे लेट से आया तो उसमें जा सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका हाँ कुछ कंडीशन रहता है कि उसमें आपको मिनिमम 3 साल रहना पड़ेगा और वहीं पर जॉब करना पड़ेगा। ये एक सेपरेट वीडियो में आपको बाद में बता के डाल दूँगा। फिर ये सारे हो गया। जैसे ही आपका लेट से वीज़ा आ गया, मतलब उनका इन्विटेशन का रिप्लाई आ गया, तो क्या करोगे आप अपना डॉक्यूमेंट गैदर करोगे और अप्लाई करोगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हो 60 डेज़ ऑलरेडी लिखा है अप्लाई फॉर वीज़ा विद इन 60 डेज़ ऑफ इन्विटेशन आने का 60 डेज़ के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि माइग्रेशन एजेंट को पकड़ो, थोड़ा सा फीस लेंगे बट वो आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये रीजनल वीज़ा क्या होता है और ये मेन वीज़ा मतलब मेन परमानेंट रेजिडेंस क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है, ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ सके कि कौन सा वीज़ा में आपको जाना चाहिए। ये तो ले देके वही है कि आपको पॉइंट, ये जैसे बताया, ये पॉइंट जो भी आप स्कोर कर रहे हो 75 हो, 85 हो, 95 हो, ये सारे पॉइंट्स का ही खेल है। आप अगर पॉइंट 90-95 है तो टेंशन नहीं है, आप PR अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपका पॉइंट्स कम है तो ऑब्वियसली आपको रीजनल ऑस्ट्रेलिया में ही आपको रह के काम करना पड़ेगा।
ठीक है, और वहाँ होता है 3 साल समथिंग कुछ करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। मतलब अब रीजनल का वीज़ा मिला भी आप जा सकते हो, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जा सकते हो, क्योंकि ये 3 मेट्रो सिटी है। मतलब इसमें वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आप घूमने जा सकते हो बट काम नहीं कर सकते। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।